नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सरकारी नौकरी, बड़ा सपना। इस सपने के लिए लाखों बेरोजगार अपनी जिंदगी खपा देते हैं। कई साल मेहनत कर परीक्षा देते हैं, सफल भी होते हैं, लेकिन तब क्या हो जब उन्हें नियुक्ति ही ना मिले, नियुक्ति की समय सीमा ही खत्म हो जाए। मध्य प्रदेश में पटवारी चयन प्रक्रिया में यही हुआ। मामला ऐसे अभ्यर्थियों का है जिनका नाम पटवारी चयन परीक्षा की वेटिंग लिस्ट में आया, जिसके लिए पद भी खाली थे, लेकिन 2 साल तक बार बार काउंसलिंग होती रही और वेटिंग लिस्ट से पद भरने की समय सीमा खत्म हो गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ऐसा जानबूझकर किया गया। जानबूझकर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को बार बार काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। आरोप है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि परेशान अभ्यर्थियों से फायदा लिया जा सके। क्या इन आरोपों में दम है? क्या कोई है जिसने जानबूझकर पद नहीं भरे, या हमारे सिस्टम की ये नाकामी है? पेश है आंखें खोल देने वाला बड़ा खुलासा, लाल फीताशाही का पटवारी कांड। एमपी में 2018 में पटवारी भर्ती परीक्षा हुई। 9000 पदों के लिए 10 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एमबीए डिग्री वालों ने भी ये परीक्षा दी। व्यापम ने परीक्षा ली, सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई, लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले ताकते रह गए। जबकि जितनी वेटिंग लिस्ट थी, करीब उतने ही पद खाली थे। फिर वेटिंग लिस्ट वालों को नियुक्ति क्यों नहीं मिली? आप भी इसकी वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्ति ना देकर केवल और केवल ट्रांसफर किए जा रहे हैं। काउंसलिंग के नाम पर तबादले किए गए। जहां पर वेटिंग अभ्यर्थियों को बुलाना था वहां उन्हें बुलाया गया, जो कि पहले से किसी जिले में नौकरी कर रहे थे। विभाग ने काउंसलिंग के माध्यम से पदों को नहीं भरा, बल्कि इनने ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई और ट्रांसफर किया। हम तो लीगल लोग हैं, लीगल लोगों के साथ गलत हो रहा है। हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। 2 साल से हम दर दर भटक रहे हैं। उसके बाद भी सरकारें आती हैं, चाहती हैं, हमारे साथ कोई न्याय ही नहीं करता। ये गुहार सीएम शिवराज सिंह से न्याय की है। ये गुहार इंतजार के इंतहा की है। ये गुहार सिस्टम के बीच फंसे उन लोगों की है जो पिछले 2 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। जी हां, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से 2 साल पहले पटवारी की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन लाल फीताशाही ने इन्हें ऐसा उलझाया कि आज तक इन्हें नियुक्ति नहीं मिली। दरअसल व्यापम ने मार्च 2018 में पटवारी के 9235 पदों के लिए परीक्षा ली थी, जिसमें एमई, एमटेक, पीएचडी और एमबीए डिग्री वाले 3 लाख और पीएचडी करने वाले 20,000 से ज्यादा आवेदकों ने पटवारी परीक्षा दी। जब रिजल्ट आए तो 7,398 लोग ही सिलेक्ट हो सके और 1,500 से ज्यादा पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की गई। वहीं पदों की भर्ती के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उसे ज्वाइनिंग की तारीख दी जानी थी। इसके बाद बारी आई उन खाली 1,500 से ज्यादा पदों की जो मेन लिस्ट से नहीं भरे गए थे। इसके लिए परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी यानी व्यापम से मेरिट के आधार पर वेटिंग लिस्ट तैयार की गई, लेकिन 2 साल बाद भी वेटिंग लिस्ट का कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, जबकि 10 बार काउंसलिंग हो चुकी है। संदीप पांडे जैसे 1,500 से ज्यादा कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, सिलेक्ट होने के बाद भी ज्वाइनिंग देने में आनाकानी क्यों? 1,500 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट को 2 साल से इंतजार क्यों? क्या ये वेटिंग लिस्ट अब खाली पदों की वजह से मुख्य सूची नहीं बन गई है? इन सवालों के जवाब न तो सरकारी सिस्टम के पास हैं और न ही 2 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के पास। कैंडिडेट को बार बार बुलाया तो गया, लेकिन ज्वाइनिंग से भी दूर रखा गया। सुनिए क्या होता था उस बुलावे में, जिसे नाम दिया गया था काउंसलिंग। काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी वो पायदान जहां से अगला कदम ज्वाइनिंग का होता है। जो ये पटवारी काउंसलिंग हुई है, इसमें टोटल फर्जीवाड़ा किया गया है। फर्जीवाड़ा कैसे कि इसमें जब मैं जाता था
भू अभिलेख कार्यालय गुना जिले में देखने के लिए कि कैसे ये काउंसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई भी डाटा इनकी वेबसाइट पे नहीं डाला था कि कैसे हो रही है काउंसलिंग और किन लोगों को इन्होंने बुलाया है। टोटल ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही थी। जब मैं वहाँ कार्यालय पे गया देखने तो उसमें मैं देखता हूँ कि इन्होंने उन्हीं लोगों को बार बार बुलाया है जो पहले से पटवारी हैं। मतलब इसमें ट्रांसफर चल रहा था। दूसरी से लेकर 10वीं काउंसलिंग तक टोटल इन्होंने ट्रांसफर किया है और जो वेटिंग कैंडिडेट है उनमें से मात्र इन्होंने 140 लोगों को लिया है। करीब 1,500 खाली पद थे। इतनी ही वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट भी थे। सिर्फ अपने दस्तावेज देकर ज्वाइनिंग की तारीख हासिल करनी थी। लेकिन ज्वाइनिंग के लिए काउंसलिंग सेंटर पर डॉक्यूमेंट की तस्दीक कराने सरकारी दफ्तर में ये कैंडिडेट जब पहुंचा तो पता लगा कि वो अब भी वेटिंग लिस्ट में ही है। संदीप भम्मरकर, जी मीडिया। तो ये देखा आपने, कुल 9,000 पदों पर भर्ती थी, यानी कि 9,235 पद थे। करीब 10 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। वो तस्वीरें आपको याद होगी, हमने आपको दिखाई थी कि कैसे जो पीएचडी वाले हैं वो भी लाइन में लगे हुए हैं पटवारी बनने के लिए, जो एमटेक वाले हैं, बीटेक वाले हैं, जिन्होंने एमबीए किया हुआ है वो भी लाइन में लगे हुए हैं। एक अलग क्रेज था, जिसको देखो हर कोई पटवारी बनना चाहता था, परीक्षा की तैयारी कर रहा था। खैर परीक्षा हुई भी, नतीजे भी आए, लेकिन उसके बाद सारे पद नहीं भरे गए और जो कुल पद भरे गए वो भरे गए करीब 7,400। लेकिन जो बाकी के पद हैं 1600-1700 या जो 1,500 पद हैं उनकी वेटिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जी जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संदीप पांडे जी शिकायतकर्ता हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। हमने अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दिया, लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम की नाकामी है या दरअसल जानबूझकर किया गया खेल। इस मामले की कुछ और कड़ियां भी आपको जाननी चाहिए। कानूनी तौर पर अब पटवारी परीक्षा की वेटिंग लिस्ट की वैधता खत्म हो चुकी है, यानी अब उसके आधार पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती। सवाल है ऐसा क्यों हुआ? जवाब है वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग की प्रक्रिया में बदलाव। राज्य स्तर पर काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन थी, यानी किस जिले में किस नियुक्ति मिले ये जानकारी सबको मिलती थी, लेकिन इसे जिला स्तर पर ऑफलाइन कर दिया गया। अब क्या हो रहा है यह जानकारी किसी को नहीं मिल सकती। बस यहीं से शुरू हो गया खेल। पटवारी की भर्ती करने वाले महकमे यानी कि राजस्व विभाग ने इस तरह का सिस्टम बनाया कि वेटिंग लिस्ट का वेट खत्म ही नहीं हो सका। इसे ठीक से समझिए। पहली काउंसलिंग में चयन परीक्षा में सिलेक्ट 9,235 में से 7,398 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी गई। दूसरी काउंसलिंग को राज्य स्तरीय से बदलकर जिला स्तरीय कर दिया गया। पहली काउंसलिंग ऑनलाइन थी। हर जिले में खाली पदों और ज्वाइन किए गए लोगों की जानकारी सार्वजनिक थी। दूसरी काउंसलिंग को जिलों में शिफ्ट किया गया। प्रक्रिया ऑफलाइन कर दी गई। इससे कैडेट्स की काउंसलिंग में उपस्थिति और ज्वाइनिंग की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई। इसके बाद जिला स्तर पर काउंसलिंग में मनमर्जी से कैंडिडेट्स को बुलावा भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद कई जगह ज्वाइनिंग भी दे दी गई। इससे प्रक्रिया उलझती गई। ज्वाइन करने वालों की दूसरे जिलों से दावेदारी खत्म नहीं की गई। ज्वाइन करके पटवारी बन चुके लोगों को कई जिलों से बुलावा भेजा गया। परीक्षा के वक्त आवेदन में इन्होंने पसंदीदा जिलों में कई चॉइस भरी थी। शुरुआती काउंसलिंग में ही ज्वाइनिंग के बाद भी दूसरे ऑप्शन वाले जिलों से काउंसलिंग के लेटर भेजे गए। जिलों में तालमेल नहीं था और प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं थी, इसलिए इस कमी का बेजा दुरुपयोग किया गया। शुरुआती काउंसलिंग में ज्वाइनिंग के बाद उनकी दूसरे जिलों से दावेदारी खत्म नहीं की गई। जिला स्तर पर जो वेटिंग लिस्ट बनाई गई उसमें एमपी ऑनलाइन की वेटिंग लिस्ट से नाम चुने गए। एमपी ऑनलाइन ने व्यापम की वेटिंग लिस्ट थी जो प्रदेश स्तरीय थी। इसमें जिलों ने अपनी वेटिंग लिस्ट में टॉपर कैंडिडेट्स को रखा जो पहले ही ज्वाइन कर चुके थे। इससे राज्य की वेटिंग लिस्ट में नीचे रहने वाले कैंडिडेट को मौका ही नहीं मिला। विभागीय अफसर चाहते तो ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स को हटाकर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी को मौका दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं करके जिलों में खाली सीटों को भरने के लिए व्यापम द्वारा तैयार की गई वेटिंग लिस्ट के टॉप में रहने वाले कैंडिडेट्स को लगातार बार बार अलग अलग जिलों से न्योता भेजा जा रहा था। ऑफलाइन प्रक्रिया में विभाग के द्वारा अपने हाथों से लिस्ट बनाई गई जिसमें अभ्यर्थी को एक से अधिक
बार रिपीट किया गया और काउंसलिंग के टाइम में अभ्यर्थी को एक से अधिक जिले से लेटर जारी किए गए। जिला SLR के द्वारा व्यक्तिगत रूप से फोन लगाकर काउंसलिंग में शामिल होने के लिए बोला गया, जिसमें काउंसलिंग की पारदर्शिता नहीं रही। विपक्ष में रहते हुए शिवराज सिंह चौहान और गोपाल भार्गव ने भरोसा दिया था कि वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही है और इन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन अब तक ये हो नहीं पाया। संदीप भमरकर, जी मीडिया। और इस तरह से नियमों के मुताबिक वेटिंग लिस्ट अब खारिज हो गई है, यानी कि खत्म हो गई है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राजपत्र यानी गैजेट के नियम के अनुसार अगर किसी वजह से संबंधित पद खाली हैं तो वेटिंग लिस्ट से उस पद पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार के गैजेट नियम 3D में साफ लिखा है कि कोई अभ्यर्थी अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहने में अगर असफल रहता है तो प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी के रिक्त पद पर नियुक्ति की जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति सेवा से त्याग पत्र दे देता है या सेवा से पदच्युत कर दिया जाता है या नए पद पर सृजित कर दिया जाता है तो प्रतीक्षा सूची से ऐसे रिक्त पद भरे जा सकेंगे, लेकिन वेटिंग लिस्ट से ऐसे पद भरे नहीं गए। अब इस पूरी खबर पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कुछ सवाल पूछ रहा है। सवाल ये, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव जो किए गए ये लाल फीताशाही का खेल तो नहीं? सवाल ये कि ऑनलाइन से प्रक्रिया को ऑफलाइन क्यों किया गया? जो चीजें सार्वजनिक थी उसे क्यों अपने तक सीमित कर लिया गया? जानकारी छिपाने के लिए क्या प्रक्रिया को ऑफलाइन कर दिया गया? किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी? ऑफलाइन प्रक्रिया जिला स्तर पर होने से क्या ये सारी गड़बड़ियां हुई? जब राज्य स्तरीय ऑनलाइन प्रक्रिया थी तो उसे जिलेवार ऑफलाइन प्रक्रिया में क्यों बदल दिया गया? कई अभ्यर्थियों की कई जिलों में नियुक्ति से वेटिंग लिस्ट अटक गई, लटक गई, इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल ये, नियुक्ति पा चुके पटवारियों के नाम लिस्ट से क्यों नहीं हटाए गए? बार बार उन्हीं के नाम हर जिले से रिपीट होते रहे। सवाल ये, वेटिंग लिस्ट को लटकाए रखने के लिए ही क्या ये बदलाव किए गए थे? नतीजा आखिरकार वेटिंग लिस्ट की मान्यता खत्म हो गई, वैधता खत्म हो गई। अभ्यर्थियों से किसी तरह के फायदे के लिए क्या जानबूझकर ये बदलाव किए गए थे? वेटिंग लिस्ट को और ज्यादा वेट कराया जा रहा था। नतीजा अब जाकर वेटिंग लिस्ट खारिज हो गई है। तो ये लाल फीताशाही का पटवारी कांड है। एक पद के लिए कई लोगों ने अप्लाई किया था। हमने आपको जैसा बताया कि करीब 9200 पदों के लिए 10 लाख अभ्यर्थियों ने, 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें से जो चयन हुआ था वो हुआ था 7400 के आसपास, 7398 के आसपास। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर मैं आपको मेहमानों से मिला दूं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जी, बीजेपी के प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी जी, शिकायतकर्ता अतुल्य पाठक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप पांडे हैं वो भी शिकायतकर्ता, और इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले, चूंकि मार्च 2018 में प्रक्रिया शुरू हुई, परीक्षाएं हुई और मार्च 2018 में शिवराज सरकार थी। मूलचंदानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको 9 महीने मिले थे, आपने 9,235 वैकेंसी निकाली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन उसके बाद इन 9 महीनों में वेटिंग लिस्ट वेट करती रह गई, आपके पूरे पद भरे भी नहीं गए। प्रक्रिया जो राज्य स्तरीय ऑनलाइन थी, कौन सा पटवारी कहां नियुक्त होगा, कहां ज्वाइन करेगा, उसको जिले में ऑफलाइन कर दिया गया। कानो कान खबर नहीं हुई क्या? आसिफ जी, सबसे पहले तो मैं आपको और जी मीडिया के पूरे ग्रुप को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे को आज जी मीडिया ने उठाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी सदैव से पटवारियों के साथ खड़ी है और पटवारियों के हित में निरंतर कार्य करती आ रही है। शिवराज जी, जब 2018 मार्च की आप बात कर रहे हैं तो शिवराज जी ने एक ऐलान किया था, एक हल्का एक पटवारी। इसी के तहत ये पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। आप देखेंगे कि मार्च में 9,235 लोगों की, अभ्यर्थियों की, जो 10 लाख लोग इस परीक्षा में बैठे थे, उसमें 9,235 अभ्यर्थी और 15% के हिसाब से प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई थी। और हम जून की बात करें, मार्च के बाद तुरंत जून में इनकी प्रथम काउंसलिंग हो गई थी, जो ऑनलाइन थी और प्रदेश स्तर की थी, जिसमें राजस्व आयुक्त ने इनकी पूरी प्रक्रिया को करा था। और जून के बाद अगस्त में हम लोगों ने 7,800 लोगों को
जो परीक्षा में बैठे थे, जिनका डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन पूरा हो गया था, उनके अनुसार 7,800 लोगों को इसकी नियुक्तियां कर दी थी। जून के बाद आप सबको मालूम है कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी। उसके बाद दिसंबर में जो परिणाम आए वो हमारे पक्ष में नहीं आए। कांग्रेस की सरकार बनी, लड़खड़ाती सरकार बनी, और उसके बाद से ही पटवारियों की नियुक्ति को लेकर जो भ्रष्टाचार का मामला था वो सारे लोग इसमें जुट गए, चाहे मुख्यमंत्री कमलनाथ थे उस समय के या कांग्रेस पार्टी थी। इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास कुणाल चौधरी हैं। मूलचंदानी साहब, मैं तो ये पूछ रहा हूं, जून के बाद सीधा आपने अक्टूबर बताया, मैं पूछ रहा हूं ये बीच में जुलाई, अगस्त, सितंबर कहां चले गए? सिर्फ 1,500 पद तो बचे थे और सबने पास भी कर लिया था, फिर क्या दिक्कत थी? आपने जून के बाद सीधा अक्टूबर पहुंचा दिया। आशीष जी, मैंने जून के बाद आपको बताया कि अगस्त में 7,800 अभ्यर्थी को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था, क्योंकि 2 से 3 महीने उसमें डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन की पूरी कार्रवाई होती है, जिसमें 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। सभी लोगों को डॉक्यूमेंट के साथ बुलाया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया अगस्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर ली थी और जुलाई में सबको ज्वाइनिंग हो गई थी। सबको ज्वाइनिंग नहीं हुई साहब, सबको ज्वाइनिंग नहीं हुई, नौकरी सबको नहीं मिल पाई, इसलिए तो आज हम यहां से बैठे हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास मूलचंदानी साहब, मैं लौट रहा हूं। मूलचंदानी साहब, आपको वक्त दिया मैंने, वैसे आपके पास बहुत वक्त था, उस वक्त अगर आप नियुक्ति करते तो आज ये डिबेट नहीं होती। खैर, मैं लौट रहा हूं आपके पास, दस्तावेज संभाल कर रखिए। कुणाल चौधरी साहब, आपके पास आ रहा हूं। कुणाल चौधरी साहब, इनके पास तो कुल जमा 9 महीने थे, आपकी तो 15 महीने की सरकार थी साहब। आप आते, आपने भी तो पटवारियों का मुद्दा उठाया था, सिर्फ 1,500 पद थे, डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, सब कुछ था, प्रक्रिया बदल दी गई, ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गई, लोग वेट करते रह गए, नतीजा एक्सपायरी खत्म हो गई वेट लिस्ट की। देखिए, जिस प्रकार से एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा और जिस प्रकार से एक व्यक्ति की एक जॉब की जब बात होती है तो बड़ा महत्वपूर्ण रूप से उसके जीवन का बड़ा पल होता है। मैं भी क्योंकि एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, तो लगातार सब लोगों की एक इच्छा होती है कि कैसे हमें जॉब मिल जाए। और जो ये नियुक्तियाँ जब भी निकली थी, ये निकली थी चुनाव से 1 साल पहले, और लगभग उसी समय पे सभी नियुक्ति, सभी चुनाव के अंदर, चाहे ये पटवारी परीक्षा की बात हो, चाहे हमारे यहाँ पे ये अभी उच्च शिक्षा विभाग में हुआ था, यहाँ पे जो शिक्षकों का हुआ था PSC से, इन मुद्दों को लेके हुआ था। उसके बाद जब ये पटवारी परीक्षा हुई और जहाँ तक इन्होंने बताया कि जून जुलाई तक इनकी प्रक्रिया हो गई थी, और उसके बाद इन्होंने उसकी प्रक्रिया को बदलते हुए उसके ऊपर यहाँ पे ऑफलाइन कर दिया था और कई विसंगतियां कर दी थी, और उसी विसंगतियों के माध्यम से सभी जो वहाँ के विद्यार्थी थे, जिन लोगों को चाहिए था, वो लोग कहीं ना कहीं कोर्ट में चले गए थे। और जब हम आए थे उसके बाद लगातार ये कोर्ट के अंदर मामला था, और मुझे लगता है कि सही बात है, कहीं ना कहीं चूक सरकार से हमारी भी हुई है, और एक बड़ी चूक इनके साथ हमारी भी सरकार, जो हमारे उस समय के मंत्री थे, इन्होंने भी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा था, नौजवानों का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था। जैसे उच्च शिक्षा विभाग में उस मुद्दे को हमने सुलझाया कि सभी जो PSC से सिलेक्टेड थे उनको रोजगार दिया। उसके साथ हम लोगों ने वो जो बचे हुए थे, फॉलन आउट थे, उनके लिए भी नियुक्ति पत्र 9 तारीख तक निकाले। पर उसके बाद जैसे ही सरकार आई, वो लोग भी आज की तारीख में अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, ये लोग भी सड़कों के ऊपर बैठे हुए, कहीं ना कहीं एक मुद्दों की बात और गंभीरता को, और जो व्यापम के अंदर लगातार एक गड़बड़ियों का, और यही उसी समय की एक साजिश थी, और इसके माध्यम से कोर्ट के अंदर जब मामला था तो कहीं ना कहीं उसमें चूक भी हुई। और उसके बाद यहाँ पे हमारे कुणाल चौधरी जी, दरअसल देखिए, थाली तो आपको सजी सजाई मिली थी, आपको तो सिर्फ नौकरी बांटनी थी, आपको परीक्षा नहीं करानी थी, परीक्षा हो चुकी थी, आपको वेरिफिकेशन नहीं कराना था, 10-10 बार काउंसलिंग हुई, आपको तो सिर्फ नियुक्ति देनी थी, और नियुक्ति का आप एक दिन आदेश जारी करते कि ये इतने पद हैं, ये मेरिट लिस्ट के टॉपर है, इतने पदों से ये हो गई भर्ती, नाम आपका हो जाता। आपके शासनकाल में अतिथि विद्वान बैठा रहा, कई महीने बैठा रहा, अतिथि शिक्षक बैठा रहा, उसने बाल मुंडवाए, ये पटवारी अपनी इंतजार करते रहे, किसको नियुक्ति दी आपने? विद्वानों का देखिए, मैं PSC से सिलेक्टेड जो वो थे सभी लोगों को नियुक्तियां दी। उसके बाद जब पद खत्म हो गए तो पद क्रिएट करके उन सभी अतिथि विद्वानों को भी अपना जॉब लेटर तक, मतलब उन लोगों को वहां पे पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया पर उनकी थी कि हमें परमानेंट करा जाए। जो हमारे सामने उनका एक वो था कि अभी परमानेंट करने का, और परमानेंट के लिए पूरा एक प्रोसेस लगती है, कहीं ना कहीं एक उसके अंदर पूरा आपका रोस्टर सिस्टम देखना पड़ता है, और पूरा अलग अलग उसके अंदर वर्डिक्ट है, गवर्नमेंट कोर्ट के वर्डिक्ट से कई
वर्डिक्ट है उनको देखना पड़ता है। तीसरी चीज रही इस बात की कि पटवारी परीक्षा की ये कोर्ट के अंदर मामला था और लगातार कोर्ट के अंदर इसकी हियरिंग चल रही थी और कोर्ट के अंदर जब ये मामले को इस पक्ष के ऊपर भी रखा गया, इसके ऊपर भी बात रखी गई और कहीं ना कहीं मैं कह भी रहा हूं कि जो चूक कोर्ट में भी जिस प्रकार से वो देना था वो कहीं ना कहीं हमारे उस समय के मंत्री जी ने कुछ गड़बड़ करी होगी, नहीं तो कोर्ट के अंदर से भी ये ला के रखना था। मैं लौट रहा हूं आपके पास। देखिए, मजबूर कोर्ट तभी जाएगा जब उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर नियुक्ति मिल जाती तो न मसला कोर्ट में जाता ना यहाँ होता। मैं संदीप पांडे आपके पास आ रहा हूं। संदीप पांडे शिकायत करता है इस मामले में। अतुल, आता हूं मैं आपके पास। संदीप, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल, जरा आप विस्तार से बताएं कि ऑनलाइन प्रक्रिया कब तक थी, ऑफलाइन प्रक्रिया किसके राज में हुई थी और क्या कोर्ट में मसला होने की वजह से कांग्रेस सरकार, कमलनाथ सरकार मजबूर थी आपको नियुक्तियां देने के लिए? मतलब मजबूर थी, नहीं तो वो नियुक्तियां दे सकते थे। सबसे पहली बात मैं सबको बताना चाहूंगा कि इसकी जो पहली काउंसलिंग आयोजित की गई थी वो 26 जून 2018 को आयोजित की गई थी। इस काउंसलिंग को राज्य स्तरीय किया गया था विभाग के द्वारा और इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया थी। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत प्रावधान रहता है कि सारा डेटा ऑनलाइन साइट पे डाला जाता है और एक व्यक्ति को सॉफ्टवेयर के तहत इसमें सॉफ्टवेयर चलाया जाता है, इसमें मेरिट और प्रेफरेंस के आधार पर एक व्यक्ति को एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाता है। यह पहली काउंसलिंग थी। इसके बाद जब दूसरी काउंसलिंग आयोजित की गई तो वह जुलाई 2019 में आयोजित की गई है। जुलाई 2019 मतलब एक साल का समय दूसरी काउंसलिंग को आयोजित कराने के लिए ले लिया गया। अब सरकार कोई भी रही हो लेकिन काम को एक साल टाला गया। इसके पहले भी इस काउंसलिंग को ये आयोजित कर सकते थे। अब ऑनलाइन प्रक्रिया को जैसे ही इन्हें ऑफलाइन प्रक्रिया में कन्वर्ट कर दिया तो ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत यह पावर पूरा जिला के अधिक SLRO के पास पहुंच गया। पहले लिस्ट जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से PEB भेजा करता था, लेकिन अब PEB ना भेज के इसको मोती महल जो राजस्व विभाग का मुख्यालय है वहां से लिस्ट जिलों के लिए भेजी गई। अब राज्य स्तरीय की सूची को जिलों में परिवर्तित कर दिया गया और एक ही अभ्यर्थी के नाम बार बार रिपीट कर दिए गए। तो ऑफलाइन प्रक्रिया में एक ही अभ्यर्थी मल्टीपल जगह पे आ गया जिसकी मेरिट में नंबर ऊपर थे और वेटिंग वाला अभ्यर्थी नीचे ही बना रहा। दूसरी बात, यहाँ पे कोर्ट की बात की जा रही है तो कोर्ट के लिए हम 6 अगस्त 2019 को हमने कोर्ट में अप्लाई किया। अभी तक कोर्ट के द्वारा 30 से अधिक बार नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ना तो विभाग की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से इस पे कोई भी संज्ञान लिया गया। मैं वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं संदीप, ये नोटिस किस लिए है? नोटिस क्या ये है कि आप जल्द से जल्द जो खाली पद है उन पर भर्ती करें? गैजेट में भी उसमें इसी बात पे नोटिस है ना? नोटिस इस प्रक्रिया पे दिया गया था कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें नियम पुस्तिका गजट के लिए बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया। विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था 307 क्रमांक का, जो कि 24 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था। उस लेटर में स्पष्ट नियमावली लिखी हुई है, लेकिन उस नियमों को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। तो हम कोर्ट गए यह कहने के लिए कि ये काउंसलिंग की प्रक्रिया रोकी जाए और जो नए मतलब वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं इनको ये अवसर दिया जाए और इस प्रक्रिया को रोका जाए। मैं लौट ब्रेक के बाद हाजिर हैं और हम आपको बता रहे हैं 2 साल पहले लोगों को नौकरी मिले, इसके लिए भर्तियां निकली। पटवारी, आपको याद होगा 2 साल पहले मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती की गूंज थी। उसके बाद भर्तियां भी निकली 9,200 के आसपास, 7,400 के आसपास करीब करीब नियुक्तियां हुई भी, लेकिन बाकियों का क्या हुआ? वही एक सवाल है। जो वेटिंग लिस्ट थी वो अब एक्सपायर हो चुकी, खत्म हो चुकी है, अब किसी को नौकरी मिलने वाली नहीं उस वेटिंग लिस्ट में से। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। एक पद के लिए कई लोगों को कई जिलों में बुलाया गया। दस्तावेजों में ऐसे कई मामले मौजूद हैं जो इशारा करते हैं कि कहीं कुछ गलत जरूर हो रहा था। एक तरफ 1,500 से ज्यादा पटवारी के खाली पद थे तो दूसरी तरफ अपनी बारी का इंतजार करते नौजवान। यानी काउंसलिंग में उन्हें पटवारी का खाली पद बताया जाता रहा, लेकिन ये भी बताया जाता रहा कि इस पोस्ट के लिए लिस्ट में ऊपर मौजूद कैंडिडेट का भी दावा है, जबकि हकीकत ये थी कि वो कैंडिडेट पहले ही काउंसलिंग में किसी दूसरे शहर में ज्वाइन कर चुका है। इस तरह मार्च 2018 से फरवरी 2020 तक वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट 10 काउंसलिंग से गुजर चुका था, लेकिन उसकी पदस्थापना नहीं हो सकी। अनूपपुर जिले की इस लिस्ट को देखिए, जिसमें 10वीं काउंसलिंग में बुलाए गए कैंडिडेट की जानकारी है। लिस्ट में साफ लिखा गया है कि इसमें से ज्यादातर हाजिर नहीं हुए।
इस पेज के 16 लोगों में से केवल 2 ही हाजिर हुए। बाकी इसलिए नहीं क्योंकि वो पहले ही कहीं और ज्वाइन कर चुके थे। लिस्ट का पहला नाम देखिए, हिमांशु मिश्रा। इनका नाम 10वीं काउंसलिंग में है। इन्हें ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था। हकीकत यह है कि हिमांशु ने धार में ज्वाइन कर लिया, लेकिन बाद में काउंसलिंग में उन्होंने डिंडोरी में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हिमांशु डिंडोरी के नजदीकी सतना के रहने वाले हैं। दीपक त्रिपाठी, इनका नाम भी अनूपपुर में हुई 10वीं और आखिरी काउंसलिंग में आया, लेकिन ये हाजिर नहीं हुए। वजह थी कि दीपक त्रिपाठी ने बुरहानपुर में ज्वाइन किया। दीपक त्रिपाठी ने बुरहानपुर से ही बतौर पटवारी दी जाने वाली औपचारिक विभागीय परीक्षा भी दी थी। इस दौरान शिवनी में हुई 9वीं काउंसलिंग यानी कि 17 फरवरी 2020 को दीपक त्रिपाठी ने ज्वाइन कर लिया। तीसरा उदाहरण अनूप शुक्ला का है। अनूप शुक्ला का नाम भी अनूपपुर में हुई आखिरी 10वीं काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने वाले कैंडिडेट की लिस्ट में है, जबकि पहली काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए। नियमों के मुताबिक अनूप शुक्ला पहली काउंसलिंग में हाजिर नहीं होने की वजह से अयोग्य साबित होते हैं, इसीलिए वो अगली किसी भी लिस्ट में स्थान पाने के पात्र नहीं है। लाल फीताशाही में वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट के लिए बड़ी सफाई से मामले को लटकाने का ऐसा सिस्टम बना है और सैकड़ों नौजवानों का सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना चूर चूर हो गया। संदीप भमरकर, जी मीडिया। उधर इस मामले को लेकर बीजेपी ने कहा कि इस समय सरकार का पूरा ध्यान कोरोना पर है, उसके बाद बाकी समस्याओं को भी सुलझाया जाएगा। तो कांग्रेस का कहना है कि पटवारी परीक्षा पास कर चुके सभी उम्मीदवारों को सरकार फौरन भर्ती करे। उसमें कई छात्र जो है वो वेटिंग में थे, उन छात्रों की भर्ती नहीं हो पाई अधिकारियों की गलतियों के कारण, आपकी सरकार में भी और अभी भी ये वाली सरकार में भी, और छात्र परेशान हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज आवश्यकता है, लोग बेरोजगार हैं, पटवारियों की कोई परीक्षा हुई है और पास है, उनको तुरंत ले लेना चाहिए। नहीं, देखो अभी तो क्या है, सरकार ईमानदारी से पूरा ध्यान कोरोना पर है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो कांग्रेस की सरकार छोड़कर गई है, उन सारी समस्याओं का निदान होगा। मंत्रिमंडल बनने के बाद सब चीजें शुरू होंगी, लेकिन अभी तो मानवता बचाने का संकट है और उस पर पूरा काम हो रहा है। अभी मानवता बचाने का संकट है, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। जिनकी पहले सरकार थी वो कह रहे हैं कि हम तो सरकार से मांग करते हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, सबको रख लें। अब आप विपक्ष में तो है नहीं, बीच में आपने भी सरकार चलाई, 15 महीने सरकार चलाई, फिर आपको ख्याल क्यों नहीं आया? और अब जो नई सरकार है, जो पहले से पहले थे, उसका यह कहना है कि अभी कोरोना का संकट है। अभी तो है, पहले तो नहीं था। आगे बढ़ते हैं। पूरे मामले पर पूर्व राजस्व और परिवहन मंत्री और वर्तमान में सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जब मैं राजस्व मंत्री था और मेरे पास 3-4 बार जब भी वेटिंग वाले पटवारी अभ्यर्थी आए तो मैंने विभाग के अधिकारियों से कहा कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। जब कांग्रेस सरकार में मैं राजस्व मंत्री था, राजस्व मंत्री के नाते जितने भी वेटिंग वाले पटवारी हमारे पास आए, मैं समझता हूँ करीब 3-4 बार वो लोग आए। मैंने बार बार अधिकारियों से कहा कि इनके साथ में न्याय होना चाहिए, जितने भी ज़्यादा अधिक से अधिक संभव हो उनकी वेटिंग लिस्ट ख़त्म करो, इनको जहाँ के तहाँ स्थान में इनको एडजस्टमेंट करो। लेकिन मैं आपकी बात से थोड़ा सहमत भी हूँ कि कांग्रेस सरकार में उनकी भावनाओं का ना ध्यान रखा गया, ना ही किसी ने बार बार कहने के बावजूद भी उन विद्यार्थियों पर ध्यान दिया। ये कमियां तो रही हैं, ये कारण रहा कि आज वो उनकी वेटिंग लिस्ट पूरी नहीं हो पाई। मंत्री की बेबसी, लाचारी देखिए आपने। मौजूदा मंत्री हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने अधिकारियों से कहा कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। मंत्री का कुछ इकबाल होता है, कुछ रसूख होता है कि नहीं होता है? अधिकारियों को अब सीधा कहिए कहाँ गड़बड़ी है, आप करिए भर्ती, क्यों नहीं कर रहे हैं भर्ती। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मैंने उनसे अपील की कि इंसाफ होना चाहिए। खैर, अब अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे थे, मंत्री जी कितना जोर दे के कह रहे थे, मंत्री जी कह भी रहे थे कि नहीं कह रहे थे, कौन जाने। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी की तरफ से जेपी मुल्तानी साहब, कांग्रेस की तरफ से कुणाल चौधरी, शिकायतकर्ता अतुल्य, शिकायतकर्ता संदीप हमारे साथ हैं और संदीप भमरकर मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। अतुल्य, मैं आपके पास आ रहा हूं और उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल। पहली जो काउंसलिंग थी वो हुई 26 जून 2018, दूसरी काउंसलिंग हुई जुलाई 2019, यानी कि ठीक 1 साल बाद दूसरी काउंसलिंग हुई और फिर जो काउंसलिंग होती रही। हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई कि कैसे नियमों को
ताक पर रख दिया गया। जो पहली काउंसलिंग में शामिल नहीं हुआ उसको 8वीं 9वीं 10वीं में बुला लिया गया। जिसकी नियुक्ति हो चुकी उसको बार बार काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है। और ये क्या सारी की सारी जो गलती है गौचपाच हुआ, ये हुआ प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से, जिलों के पास आने और ऑफलाइन होने से। जी बिल्कुल, धन्यवाद सबसे पहले जीटीवी का और सभी लोगों का, मूलचंद जानी, कृणाल चौधरी जी का। मैं कुछ बातें इंगित करना चाहता हूँ कि पहली काउंसलिंग में, हेलो जी सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही संदीप? हाँ सुनिए, बोलिए बोलिए। पहली काउंसलिंग में जब पद खाली रह गए, पहली काउंसलिंग के बाद जो पद खाली रह गए उनका कोई भी डेटा आपने ऑनलाइन नहीं किया, यानी आपने बताया ही नहीं कि अब 1500 पद खाली है, 1000 पद खाली है। हमारी आरटीआई की जानकारी के अनुसार उनसे 60% पदों पर सिर्फ काउंसलिंग हुई, यानी 40% पद रोके गए। किसके आदेश पर? किसी ने जवाब नहीं दिया। एग्जाम्पल के तौर पर जबलपुर 22 पद खाली थे, सिर्फ 10 पदों पर काउंसलिंग की गई सेकेंड, यानी 2 से 10 काउंसलिंग था, सिर्फ 10 पदों को ओपन किया गया, जबकि पद 22 खाली थे। ऐसा एक जिले में नहीं, 52 जिलों में पूरे में हुआ ये। दूसरी चीज, कृणाल चौधरी जी को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि जब केस नहीं था तब भी कांग्रेस सरकार ने इस मामले को नहीं उठाया। केस बाद में लगा, जिसमें भी विभाग ने जवाब नहीं दिया, और केस चलते हुए भी 2 से लेकर 10 नंबर तक की काउंसलिंग हुई है। काउंसलिंग पर फर्क नहीं पड़ा। विभाग चाहता या सरकार चाहती तो उन काउंसलिंग को ठीक किया जा सकता था। जैसे कोर्ट का मामला जाने का बनता ही नहीं था कि भाई हमने काउंसलिंग ठीक कर लिया, कोर्ट का मामला खत्म होता है, पर जानबूझकर कोर्ट को भी, न्यायालय को ताक पर रख दिया, बोले आप नोटिस भेजते रहो, हम अपनी मर्जी से करेंगे। तीसरा पॉइंट कि नियम नंबर, आपने जो 307 नंबर लेटर की बात की, उसमें नियम नंबर 11 कहता है कि आपको पहली काउंसलिंग में जो प्रक्रिया फॉलो की गई है वही दूसरी तीसरी काउंसलिंग में फॉलो करना है। यानी आपने राजपत्र का वायलेशन किया, आपने पीबी की रूल बुक का वायलेशन किया, फिर विभाग ने जो नियम बनाए उन्हीं का वायलेशन करती गई क्रमवार तरीके से। यानी आपने सिर्फ अपनी मनमर्जी के लिए छात्रों के भविष्य खेल रहे हैं। सोचिए कि 2 वर्ष एक मानसिक प्रताड़ना, सीनियरिटी लॉस, नहीं सीनियरिटी लॉस, एज निकल गई, 2 साल ये अगर नियुक्ति होती तो सैलरी भत्ते वो सब कितना कुछ नुकसान हुआ है। इस पर अतुल्य में लौट रहा हूं आपके पास। संदीप मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप भमरकर मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्यों ना सीधा सवाल पूछा जाए कि आपने एक बार में एक किश्त में तो भर्तियां की थी, उसके बाद जो दूसरे पद रिक्त थे आप निजी फायदा नहीं चाहते थे, इसी वजह से आपने भर्तियां नहीं होने दी। आपको निजी फायदा मिलता तो शायद वो काउंसलिंग भी हो जाती, भर्ती भी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी, अभ्यर्थी भी खुश और मंत्री नेता भी खुश और अधिकारी भी खुश। बिल्कुल, और जो गड़बड़ हुई है आसिफ, इस गड़बड़ी को मालूम करने के लिए या जवाब तलब करने के लिए किस किस ने सवाल नहीं किया। विपक्षी दल जब बीजेपी था तब भी सवाल किया, जब कांग्रेस विपक्षी दल है वो भी सवाल कर रहा है, जब गोविंद सिंह राजपूत खुद कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, वो सरकार का हिस्सा रहते हुए गड़बड़ हो गई, वो ये भी कह रहे हैं। अभी उसी एक सरकार के हिस्से वो हैं, फिर गड़बड़ ना हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मीडिया पूछ रहा है, हमने कई मंत्रियों से बात की, बीजेपी के लीडर से बात की, इस पटवारी परीक्षा भर्ती घोटाले को उठाने वाले विधायकों से बात की, सब सवाल उठा रहे हैं। भर्ती होनी चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, वेटिंग लिस्ट के लोगों को मौका मिलना चाहिए, कोर्ट तक कह रहा है, अदालत भी पूछ रही है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है आसिफ। और बस यही वजह है कि जो भी जिम्मेदार शख्स है या जो सिस्टम है, वो जिम्मेदार सिस्टम को ताकत मिल रही है और वो लगातार इस पूरी प्रक्रिया को देरी करता जा रहा है, लेट लतीफ़ करता जा रहा है। इससे जो नुकसान हो रहे हैं आसिफ, उस सारी नुकसानों का जिक्र आपने कर दिया है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि केवल गड़बड़ियां इतनी नहीं है, वेटिंग लिस्ट को बनाने के लिए जितनी गफलतें की जा सकती वो सारी गफलतों की गुंजाइश इसमें छोड़ दी गई। और ऐसा नहीं है कि ये अपने आप आई हैं, बल्कि मध्य प्रदेश का भू अभिलेख विभाग इस पूरी पटवारी चयन परीक्षा पर बराबर निगाह रख रहा था। किन जिलों में काउंसलिंग कराई जानी है, कहाँ रोकनी है, कहाँ क्या लिस्ट होगी, इस पूरी की पूरी मॉनिटरिंग को करने वाले शख्स मौजूद थे। वो जो भू अभिलेख विभाग ग्वालियर जो मुख्यालय है यहाँ पर पदस्थ हैं, वो पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे। इसके अलावा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी, भू अभिलेख विभाग के और राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की निगाह में भी ये सब कुछ था। लेकिन अगर गोविंद सिंह राजपूत मंत्री रहते हुए अपने अफसरों से नहीं पूछ पाए और अदालतों ने जब पूछना शुरू किया और उसका जवाब भी नहीं निकल पाया, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि सरकारी सिस्टम को किस तरह से
अपने अपने सिस्टम में किसी और को शामिल नहीं होने देता, किसी और की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। कांग्रेस बीजेपी की भी आ गई, सरकार बीजेपी की आ गई, सरकार कांग्रेस की आ गई, दोनों ने भरसक कोशिश कर ली लेकिन इस सरकारी सिस्टम को तोड़ नहीं पाया। और यही सवाल हम उठा रहे हैं कि इस सिस्टम को दुरुस्त करने में जब गोविंद सिंह राजपूत अपने कांग्रेस के शासनकाल में नाकाम रहे थे तो इस वक्त में उनसे क्या हो जाएगा, ये बड़ी उम्मीद है। इसीलिए अब जरूरत इस बात की आ गई है कि सीधे पॉलिटिकल लीडरशिप उसमें दाखिल हो और इस सिस्टम को ठीक करे, वरना जो वाहवाही पटवारी भर्ती के नाम पर जो सरकारें लूट रही हैं, बेरोजगारी को दूर करने के नाम पर लूट रही है, इस वाहवाही को नहीं संदीप, उसमें सवाल यही है, रोजगार की चिंता सबको है लेकिन रोजगार बना बनाया, परीक्षा पास करी कराई, लेकिन नियुक्ति कोई नहीं देगा। भाषण लंबे लंबे चलेंगे, हर हाथ में रोजगार हो, हर हाथ को रोजगार मिले, लेकिन जब रोजगार है, पद हैं, परीक्षा हो चुकी है, पास है, उसमें कोई चिंता नहीं है। संदीप, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जेपी मूलचंदानी साहब, हाल में 3 मंत्रियों की एक समिति बनी है। समिति बनी है कमलनाथ सरकार के कथित भ्रष्टाचारों के खुलासे की। अब जब पटवारी कांड इतना बड़ा है, आपकी सरकार में भी भर्तियां पूरी नहीं हुई, कुणाल चौधरी की सरकार में भी पूरी भर्तियां नहीं हुई, आप एक बिंदु ये क्यों नहीं शामिल करवाते? उसमें शामिल करवाइए ना कि हमारी सरकार में किससे कहां चूक हुई, कांग्रेस सरकार में किससे कहां चूक हुई। करवाएंगे भर्ती या नहीं कराएंगे? पहले तो मैं मेरे मित्र चौधरी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के फेलियर को आज जी मीडिया के चैनल पे कबूल करा है। हाँ, और वो कह रहे हैं कि वो मंत्री अब आपके पास है। जो शिकायत नहीं, मैं पूरी बात को, आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। और जो आपके शिकायत करता है उन्होंने भी, वो भी आपके चैनल पे आज ये पूरी तरह से कबूल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब प्रक्रिया ऑनलाइन थी और प्रदेश स्तरीय थी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी और इनके लोग भ्रष्टाचार में जितने लोग लिप्त होते थे उन्होंने उस प्रक्रिया में दखल दिया, उसको जिला स्तर की पूरी वो कराई, उसके बाद जिला स्तर का होने के बाद उसको ऑफलाइन कराया। इससे सीधे सीधे भ्रष्टाचार की बू आती है। हम बात करें, हम उस समय विपक्ष में थे और हमारे जो विधायक हैं दरियावली के सागर के प्रदीप लायरिया जी, उन्होंने विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए विधानसभा में एक पत्र लिखा था। उसके बाद कांग्रेस की कानों में जू रहेंगी और ये विषय जब जनता तक जाने वाला था तब इन्होंने इस प्रक्रिया को शुरू करना प्रारंभ करा। माननीय गोपाल भार्गव जी प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने विधानसभा में पत्र लिखा और पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करा। अरे मूलचंदानी साहब, आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए, मैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल ये पूछ रहा हूं कि जब आपने जून में पहली आपने काउंसलिंग कराई तो अगली काउंसलिंग जुलाई 2019 एक साल बाद हुई। जून के बाद आपकी सरकार दिसंबर तक रही थी सर, दूसरी काउंसलिंग में इतनी देर क्यों लगाई? आप काउंसलिंग करते, भर्ती करते, कांग्रेस को कुछ करना नहीं पड़ता। देखिए आसिफ जी, मैंने आपको जानकारी दी कि अक्टूबर में चुनाव आचार संहिता लग चुकी थी और अक्टूबर के पहले 7,800 लोगों का वेरिफिकेशन वो तो आपने जून में पहली काउंसलिंग में कर दिया, दूसरी काउंसलिंग क्यों नहीं कराई? तो देखिए, कभी भी एक काउंसलिंग होने का जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है और उस काउंसलिंग में जो लोगों को 7,800 लोग सम्मिलित होते हैं जिसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते या किसी और कारण से अगर कोई अभ्यर्थी उसको ज्वाइन नहीं करता है तो बाकी पदों के लिए सेकंड काउंसलिंग होती है। ठीक, संदीप पांडे मैं आपके पास आ रहा हूं, मूलचंदानी साहब पूछ लेता हूं। संदीप पांडे मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या नियम है? अगर जून में पहली हो गई थी काउंसलिंग तो दूसरी कितने दिन बाद हो सकती थी? कितना वक्त चाहिए था दूसरी काउंसलिंग के लिए? सबसे पहली बात तो नियम पुस्तिका में काउंसलिंग का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसको कितनी समय अवधि में करेंगे, लेकिन ये सामान्यतः इस काउंसलिंग को जैसे ही पहली काउंसलिंग होती है उसके 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर दूसरी काउंसलिंग आयोजित करा ली जाती है ताकि प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को भी अवसर मिल जाए और सीटों को शीघ्र भर लिया जाए। क्योंकि जब भर्ती निकली हुई है तो इसका मतलब ये है कि पदों पे कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो सरकार उसको जल्दी करती है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। इसको खींचा गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हम इंतजार करते रहे। हम कई बार सड़कों पे उतरे, 20 से अधिक बार सड़कों पे उतरे, 100 से अधिक बार। वो तस्वीरें भी इसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाई, लेकिन उसका क्या असर हुआ वो आज तक हम देख रहे हैं। मूलचंदानी साहब, क्यों ना माने कि जून में जब पहली काउंसलिंग करा दी उसके बाद फिर ये सोचा गया कि दूसरी काउंसलिंग वालों से जरा पूछ लिया जाए कि आप क्या ऑफर कर सकते हैं, क्यों ना सवाल पूछा जाए आपसे, बताइए। आसिफ जी, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, जून में हुई और अक्टूबर में आचार संहिता लग गई ना, 5 महीने बाद आचार संहिता लग चुकी थी। मात्र 5 महीने में हमने ये पूरी प्रक्रिया को करा, ज्वाइनिंग करी और उसके बाद मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, जैसे इनकी सरकार बनी, प्रतिपक्ष के रूप में हमने विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका का निर्वहन किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बार बार गोविंद राजपूत जी का नाम ले रहे हैं,
गोविंद राजपूत जी ने लगातार उसके लिए प्रयास किए और जितने प्रयास हुए वो सीएम हाउस पे जाके फेल हो गए। सीएम हाउस पे पूरी बार्गेनिंग होती थी, वहां पे तबादला उद्योग चलता था, वहां पर अभ्यर्थियों से खुलेआम जो है पैसे की लेन देन की ऑफरें दी जाती थी। इसके कारण ये हुई है पूरी की पूरी काउंसलिंग लेट। दूसरी काउंसलिंग से लेकर एक नाम पार्टी अलग अलग और फिर आरोप बदल जाते हैं। मैं लौट रहा हूं मूलचंदानी साहब आपके पास। कुणाल चौधरी साहब, गजब के मंत्री थे आपके। पहली बार सुन रहा हूं कि एक मंत्री कह रहा है कि मैं अधिकारियों से अपील करता रहा कि इस वर्ग को न्याय दो। मंत्री कह रहा है अपने अधिकारियों से, हजम नहीं हुई। और दूसरा, आपकी सरकार थी, आपको पता ही नहीं चला क्या होता रहा विभाग में। और एक मंत्री इतना आपका लाचार बेबस हो गया कि अधिकारी के सामने गिड़गिड़ा रहा है और आपका वोटर, वो पटवारी का अभ्यर्थी, वो रो रहा है और आप तक खबर भी नहीं। देखिए, पहली बात जो बात मूलचंदानी जी ने कही कि आचार संहिता अक्टूबर में लगी, तो दिसंबर के अंदर रिजल्ट आया, जनवरी में सरकार बनी। जनवरी के बाद जब सरकार के मिनिस्ट्री बनी और सारी चीज़ों को शुरू हुआ, वो लगभग 2-3 महीने बाद फिर वहाँ पे लोकसभा की आचार संहिता भी आ गई थी। ये बात भी मूलचंदानी जी को ध्यान रखना है, जो स्पष्ट है जो हुआ, कारण क्या हुआ, इन चीज़ों के ऊपर एक जांच होना चाहिए कि कौन व्यक्ति दोषी है, किसने इस प्रकार से लोगों के अधिकारों का हनन किया है। स्पष्ट रूप से इसकी जांच भी होना चाहिए। बड़ी बात है अगर एक मंत्री ये कहे, वो भी कैबिनेट। मूलचंदानी जी आप शांत बैठो, आपकी बात सुनी, सत्ता पक्ष में अभी शांत बात सुनो। बोल दिया, बात सुनना सीखो। बोलिए। ये क्या तरीका? नहीं कोई बात नहीं, बात करना सीखो। आपने जो भी बात कही पूरी तरीके से सुनी है, सुना करो। बोलिए बोलिए। आप एक अरे मूलचंदानी साहब एक मिनट रुकिए ना, आपकी बात सुनिए ना सर, एक मिनट रुकिए। एक अगर मूलचंदानी साहब एक मिनट, हाँ कुणाल जी बोलिए। काबीना मंत्री अगर ये कहे कि अगर वो ये बार बार ये भैया थोड़ा सुनना भी सीखो, यही तो प्रॉब्लम है। चुप हो गए आप, बोलिए कुणाल जी बोलिए। सुना करो। स्पष्ट रूप से अगर एक काबीना मंत्री अगर ये कह रहा है कि उसकी बात की उसने अपील करी कि भैया न्याय होना चाहिए, क्या न्याय होना चाहिए, क्या चीज होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अंदर गड़बड़ी होगी। अगर कांग्रेस में कहीं तो वो व्यक्ति के कारण होगी और उसी मंत्री के कारण होगी, जिनको पुरस्कृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तो इंदौर के कातिल जिन्होंने इंदौर को वुहान बना दिया, दूसरे इनको 2 मंत्री इन्होंने बनाए, 2 नवरत्नों को चुना है जो आज विधायक भी नहीं है, उनको इतना पारितोषित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साठ गांठ कहीं आप पर दबाव तो नहीं था? पहले ये मंत्री उस खेमे का था जिस खेमे की वजह से आपकी सरकार चली गई, कहीं दबाव तो नहीं था कि आप जानते हुए भी कि इस विभाग में ये दिक्कत हो रही है, यहां पटवारियों की भर्ती, लेकिन आप हाथ नहीं लगा पाए और आज जब आपके साथ नहीं तो आप जमकर कोस रहे हैं। देखिए, मंत्री का काम होता है क्या? मंत्री का काम क्या होता है? अगर मंत्री से पहले सीधे मुख्यमंत्री के पास बात पहुंचती है क्या? मंत्री को मालूम होता है कि क्या चीजें हैं, क्या परिस्थितियां हैं, और मंत्री कह रहा मैंने सिर्फ अपील करी, मैंने सिर्फ आग्रह करा कि न्याय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, सारी बात स्पष्ट करना चाहिए। और बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। पहली बात, इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी हो कुणाल जी, आपकी सरकार में जो काउंसलिंग हुई दूसरी से लेकर 10वीं तक, कुणाल जी आपकी सरकार में जो काउंसलिंग हुई दूसरी से लेकर 10वीं तक, हमने बताया उसमें कितने सारे नियमों की अनदेखी हुई, प्रक्रिया ऑफलाइन हो गई। पहली काउंसलिंग में जो एब्सेंट रहा वो जाके 10वीं काउंसलिंग में नियमों के खिलाफ जाकर वो शामिल होता है, वो नियुक्ति लेता है, आज वो नौकरी भी कर रहा है। सारी धज्जियां उड़ गई नियमों की। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अगर एक काबीना मंत्री को यह नहीं पता कि क्या काउंसलिंग चेंज हो रही है, किसके साइन से जारी होता है, और अल्टीमेट साइन मंत्री को करना होते हैं फाइल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और इसके ऊपर जांच भी होना चाहिए और ऐसे दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और पहले ऐसे मंत्री को पहली बार में इनको सरकार को हटा के और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जांच भी करना चाहिए कि जो लोगों के भविष्य का कत्लेआम इन्होंने करा है, अगर पहले भारतीय जनता पार्टी और दूसरे यहाँ पे गोविंद राजपूत अगर इसके कोई गुनहगार है, तो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरे गोविंद राजपूत, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ, और मेरा आग्रह कि कोई भी जो कमेटी बनाए वो भी उसमें भी ऐसे दागी लोग हैं। दलीलें ये बता रही हैं कि वेटिंग लिस्ट जो खारिज हो गई, एक्सपायर हो गई, वो कैसे रिन्यू होगी, उनकी कैसे उनको भर्ती मिलेगी, ना तो अब तक ये जेपी मूलचंदानी साहब बता पाए जो सरकार में है, कुणाल जी भी अभी तक नहीं बता पाए कि क्या जरिया हो सकता है। हो गया खत्म हो गई वो, अब नई नौकरी मिलती किसी को। आशिफ जी देखिए, अब तो काफी मुश्किल है
कि उस वेटिंग लिस्ट को अगर कंटिन्यू करना है तो हालांकि जो मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, इन्होंने अपनी तरफ से ये कह रखा है कि वेटिंग लिस्ट के लोगों को अभी मौका मिलेगा, उन्हें नौकरी मिलेगी। यही बात गोपाल भार्गव ने कही थी और गोपाल भार्गव ने नेता प्रतिपक्ष होते हुए ये मसला उठाया भी था। अभी भी वो इस बात पर कायम है कि हमारी सरकार यानी बीजेपी की सरकार इन वेटिंग लिस्ट के लोगों को ही नियुक्ति देगी। वैधानिकता जरूर उसकी खत्म हो गई है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो नियुक्ति इन्हें ही मिलेगी। और दूसरी अगर नए सिरे से जो खतरे की बात है वो ये है आसिफ कि सरकारी अधिकारियों ने या उन लोगों ने जिस सिस्टम को इतना पेचीदा बना दिया था कि वेटिंग लिस्ट के लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, वही सरकारी सिस्टम अब इस बात की कोशिश में लग गया है कि नए पदों का सृजन करके एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये 9,000 में से जो 7,000 पद भरे गए थे और 1,500 अभी खाली रह गए हैं, इनमें वेटिंग लिस्ट के लोग कभी नहीं आ पाएंगे। और ये लगातार पूरी पात्रता रखने के बावजूद, 10 लाख लोगों में से सिलेक्ट होने के बावजूद और केवल सरकारी सिस्टम की गड़बड़ियों की वजह से ये लोग नौकरी से महरूम हो जाएंगे। अभी जो ज़रूरत इंसाफ की जो है, इंसाफ इनसे बोला ज़रूर जा रहा है, सिस्टम से पूछा जा रहा है कि आप बताइए क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, आप इसमें सही चीज क्यों नहीं कर रहे, वेटिंग लिस्ट को 2 साल तक क्यों लटकाए रखा, लेकिन चुप है। अब जो बीजेपी हो, चाहे मूलचंदानी साहब हो, चाहे कुणाल चौधरी साहब हो, पूछने वाला हर कोई जवाब एक भी नहीं दे रहा। अतुल्य, मैं आपके पास आ रहा हूं। अतुल्य, मेरा आपसे सवाल, अंग्रेजी की कहावत है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ मिल भी गया, और हम तो दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन में जब सबकी नौकरियां जा रही हैं, ये पद भरे जाएं, सब जो पास है उन सबको पटवारी का पद मिले। लेकिन ये 2 साल जो गुजरे, इन 2 सालों में अगर ये नौकरी इस बार नहीं मिल पाई तो बहुत लोग तो एज क्राइटेरिया में बाहर हो जाएंगे। 2 साल की सैलरी उनकी नहीं मिल पाई, उनके भत्ते उनको नहीं मिल पाए, सीनियरिटी लॉस जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो भी मैटर है। ये सब कैसे लौटेगा, कौन इसकी भरपाई करेगा? सर, इसकी भरपाई तो हो पाना मुश्किल है, पर हाँ, सवाल मुख्य रूप से यह है कि अभी चंदानी जी ने और कुणाल चौधरी बहुत चर्चाएं की, पर मुद्दा ये अभी भी नहीं उठाया गया कि आगे का क्या कैबिनेट की पहली बैठक में ये जारी नहीं हो सकता कि इस काउंसलिंग को फिर से चालू किया जाए। आपके आयुक्त ज्ञानेश्वर पाटिल जी मीडिया के सामने आके कहते हैं कि 4,000 पदों पे हम नई वैकेंसी निकालेंगे, जबकि राजपत्र कहता है कि ये सारे पद उनसे भरे जाएं जो पहले एग्जाम दे चुके हैं। क्या एग्जाम का बोझा फिर से राजस्व विभाग पे आए? क्या फिर से वो हर व्यक्ति कर्ज लेके फॉर्म भरे, कुछ ओवर एज हो जाएंगे? उनके जवाबदेही कौन होगा? हम लोगों का सीधा स्टैंड है, करो या मरो। अभी हम लोगों के पास लास्ट ऑप्शन है, चाहे एज वाले हों, इसमें बहुत सारे, या पात्र अभ्यर्थी। जब भी भोपाल जाने का मौका मिलेगा हम सब लोग वहां इकट्ठे होंगे, और ये जब तक चालू नहीं हो जाता तब तक हम लोग रुकने वाले ही नहीं। क्योंकि आप पिछले 2 साल में देखेंगे कि किसी भी सरकार रही हो, पटवारी भर्ती परीक्षाएं कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। यानी प्रशासन इस तरह से अतुल्य जी और संदीप पांडे जी, अतुल्य जी, अमूमन आपने सुना होगा सियासत में लोग कहते हैं कि नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप दोनों से कह रहा है कि जितने पटवारी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा पास की और जिनका हक इस सिस्टम ने मारा, आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज हम बुलंद करेंगे। सरकार तो हम पहुंचा ही रहे हैं, जनता को भी बताएंगे कि कहां घोटाला घपला हो रहा है। हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करिए। सियासत नहीं, ये हम आपसे बोल रहे हैं, हम आपकी आवाज बनेंगे, आपको मंच देंगे, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ साथ संघर्ष करेंगे। बहुत शुक्रिया कुणाल जी, बहुत शुक्रिया मूलचंदानी साहब, संदीप जी, अतुल्य जी, बहुत शुक्रिया आपका। संदीप भमरकर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। संदीप, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहां रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।